नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत है। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूँ। चलते हैं हम। आज का वीडियो हमने लिया है भारतीय नदियाँ टॉपिक से। ये जो टॉपिक हमने लिया है उससे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो इस भारतीय नदियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। चलते हैं। ये भारत की नदियाँ, भारत की जो नदियाँ हैं वो 2 प्रकार से हमने लिए हैं। इनको पढ़ने की दृष्टि से हम और समझने की दृष्टि से अच्छे से पढ़ सकें, इसीलिए हमने इनको 2 भागों में विभाजित करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा बारहमासी नदियाँ जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इनको हिमालय नदी भी बोलते हैं। हिमालय नदी भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा मौसमी नदियाँ। मौसमी नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। लेकिन नदियाँ जो हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो या तो किसी बड़े सागर में मिलती हैं या फिर अपने से बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले बारहमासी है हिमालयन नदियों के बारे में। ये हमारा जो विंध्याचल पर्वत है, बीच में विंध्याचल पर्वत, इसके उत्तर के हिस्से को उत्तरी भारत और या हिमालयन भारत, और नीचे के दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। यहाँ पे है हमारी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे अरब सागर। अरब सागर। जो भारत की नदियां हैं, चाहे वो प्रायद्वीपीय हो या फिर हिमालयन, वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं या फिर अरब सागर में, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि हम चलते हैं बारहमासी नदियां हिमालयन नदियों के बारे में। तो यहाँ पे तिब्बत में एक स्थान है मानसरोवर। मानसरोवर जी, यहाँ पर एक बोखरचू दर्रा है। इसके निकट एक शेमांग युंगडुंग एक हिमनद है। शेमांग युंगडुंग एक हिमनद है। वहां से एक नदी निकलती हुई जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में होती हुई उत्तर पश्चिम में बहती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है। इस सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। इसमें अन्य नदियां इसकी सहायक नदियों के रूप में इसमें मिलती हैं। यहाँ जो बेरीनाग से निकलती हुई इसमें सिंधु नदी मिलती है, उसको बोलते हैं हम झेलम नदी। झेलम नदी। और इस झेलम नदी के ही किनारे श्रीनगर बसा हुआ और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही है। और दूसरी यहां से निकलती हुई एक चिनाब, ये जो जम्मू है वो चिनाब नदी के ही किनारे है। ये चंद और भागा से मिलकर बनती है। और एक और नदी निकलती है यहां से, रावी। रावी ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। और एक और निकलती है ब्यास। ब्यास। एक यहां से राकसताल है, ये जगह है राकसताल। राकसताल
कई कई जगह पे राक्षस ताल भी लिखा होगा। तो यहाँ से निकलती है सतलज नदी और भारत में होती हुई ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ये जो सतलज नदी है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध बनाती है। एक जल समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता। ये कब हुआ था? 1960 में। विश्व बैंक की अध्यक्षता में उस वक्त 1960 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके समय में हुआ था। तो जो ऊपर की 3 नदियां हैं यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा, प्लस 20% पानी भारत को वो करना था। और जो नीचे की 3 नदियां हैं यानी रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% भाग पानी भारत और 20% भाग पानी पाकिस्तान को यूज करना था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आया सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं और नदियों के बारे में। जहां एक उत्तराखंड में एक जगह है गोमुख, गोमुख के पास ही गंगोत्री हिमनद है, हिमनद। वहां से एक नदी निकलती है भागीरथी, और यहीं से एक दूसरी नदी निकलती है अलकनंदा। और भागीरथी जब देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं तब इनका नाम पड़ता है गंगा। और ये गंगा भारत के इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद होती हुई फरक्का से ये बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ? फरक्का से। ठीक है, और जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम बनता है पद्मा। क्वेश्चन में आता है कि जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में किस जगह से घुसती है? तो फरक्का। ठीक है, अब इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई जो है कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, वैसे लंबाई की दृष्टि से इसको भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अगर अफवाह की दृष्टि से या चौड़ाई की दृष्टि से अगर बोला जाए तो ये नहीं है। एक दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। वो हमारे भारत की अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां जैसे कि यहाँ पे घाघरा, गंडक, ये सब, शारदा, ये सब जो क्या है गंगा की सहायक नदियां हैं। पश्चिम की साइड से एक है यमुनोत्री जगह, उत्तराखंड में ही। वहां से एक नदी निकलती है यमुना नदी, और ये गंगा के समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में, जो यूपी में पड़ता है, अब तो नाम इसका प्रयाग बन गया है, तो ये प्रयाग में जाके ये गंगा नदी से मिलती है और यही गंगा और यमुना का संगम कहलाता है। ये जो यमुना नदी है ये भारत की एकमात्र सहायक नदी है जो सबसे बड़ी है और पश्चिम साइड से गंगा में जाके मिलती है। इस यमुना नदी की बात कर लेते हैं हम। यमुना नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? एक है चंबल नदी। पिछले वीडियो हमने मालवा का पठार पढ़ा था, वहां से निकलती हुई चंबल नदी ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब गंगा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि दक्षिण साइड से गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है?
कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से। एक अमरकंटक जगह है, वहां से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो उत्तर की तरफ चली जाती है सोन नदी, दूसरा पश्चिम की तरफ आ जाती है, यह नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और दूसरा पूर्व की तरफ जाती है, उसका नाम है महानदी। महानदी महानदी पर ही जो भारत का सबसे बड़ा डैम है वो हीराकुंड बांध, वो इसी महानदी पर बना है। और हीराकुंड बांध में जो एक कछुआ है ओलिव रिडले, वो वहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पे बनाया जाता है? महानदी पे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हुगली नदी पे यानी कोलकाता में चलते हैं। कोलकाता में एक हुगली नदी मिलती है गंगा नदी में, और इस हुगली नदी की जो सहायक नदी है वो दामोदर नदी है। कौन सी है? दामोदर नदी। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनी है? दामोदर नदी पे। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और जो जैविक मरुस्थल बनाने वाली, एक क्वेश्चन आ रहा है, जैविक मरुस्थल बनाने वाली कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी। ठीक है, अब जब गंगा फरक्का से बांग्लादेश में घुसती है तो ये पद्मा नाम बदल लेती है और ये बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। अभी हमने यहाँ पर मानसरोवर झील के बारे में पढ़ा। चेमांग युडुंग जो हिमनद है वहां से एक नदी और निकलती है और हिमालय के समानांतर बहती हुई तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। ये हिमालय के समानांतर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के सादिया के पश्चिमी क्षेत्र से ये भारत में प्रवेश करती है और इसका नाम, इसमें एक दिवांग जो नदी है वो इसमें जाके मिल जाती है और इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ता है, तो हमारा अगर यह स्थान होगा तो आएगा सादिया में, अरुणाचल प्रदेश में, और अगर नदी के मिलने से है तो दिवांग नदी के मिलने से। ठीक है, अब जब ये आसाम में बहती है तब ये अपना क्षेत्र, जो प्रवाह का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा विस्तारित कर लेती है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर ये बहने लगती है। तो यहाँ पर एक द्वीप बनते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वो कहाँ पे है? वो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, अब जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब ये यमुना के नाम से जानी जाती है। क्या? यमुना के नाम से जानी जाती है। और जब ये दोनों यानी कि पद्मा और यमुना जब दोनों मिल जाती हैं तो इनका नाम बनता है मेघना। मेघना यानी कि जब गंगा है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब बनती है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है यमुना। और जब ये दोनों ही अगर मिल जाती हैं तो उसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और किसके द्वारा बनाया गया? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के सम्मिलित मिलन पे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वास्तविकता में जो सुंदरवन डेल्टा है वो किन नदियों के मिलन से बना है, तो हमारा आएगा मेघना और यहाँ पे हुगली नदी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे। अगर ऑप्शन में है गंगा और ब्रह्मपुत्र तो हम गंगा और ब्रह्मपुत्र लगाएंगे, और ऑप्शन में है गंगा ब्रह्मपुत्र और प्लस मेघना तो हम इनको लगाएंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, दोनों नहीं है, तो अगर है मेघना और हुगली तो ये हुगली। वास्तव में हुगली और मेघना नदी के जो मिलन से बनता है जो डेल्टा वो सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा की एक और खासियत, ये जो सुंदरवन डेल्टा है उसका जो सुंदरवन नाम है वो यहाँ पे सुंदरी मैंग्रोव पौधा पाया जाता है, मैंग्रोव बना है,
तो उसके नाम पर ये सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ता है। और सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाली टाइगर भी यहाँ पे विख्यात हैं। अब ये डेल्टा से समझते हैं कि डेल्टा होता क्या है। जब नदियां पहाड़ से निकलकर मैदान की तरफ जाती हुई जब ये समुद्र की तरफ मिलने वाली होती हैं, समुद्र में मिलने वाली होती है, तब ये अपने साथ में कुछ जो विषाद हैं वो लाती हैं, जिसको गाद बोलते हैं, वो लेके आती हैं। और ये गाद जो है वो मुहाने से कुछ पहले ही इकट्ठा करती रहती हैं, इकट्ठा करना चालू कर देती हैं। इस जो गाद का जो क्षेत्र बनता है उसको ही हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र सहायक नदियों के बारे में दिबांग, लोहित, और यहाँ पर एक बराक जो नागालैंड से निकलती है वो भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। हमने यहाँ पर 12मासी जो कि साल के 12 महीने बहती रहती हैं लगातार, और इनका बहने का 2 कारण होते हैं लगातार, कि एक तो ये बरसात के महीने में पानी से बहती हैं, दूसरा ये जो हिम होता है, बर्फ होता है, उससे भी ये पानी ले लेती हैं, इसीलिए ये वर्ष भर बहती रहती हैं। तो हमने इनके बारे में पढ़ा। अब चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। तो प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक नदी पढ़ेंगे जो राजस्थान में है, अरावली। अरावली पहाड़ी से निकलते हुई एक नदी आती है, लूनी नदी। लूनी नदी यह ना तो किसी नदी में मिलती है और ना ही किसी समुद्र में मिलती है। यह अरावली से निकलकर ये कच्छ के रण, गुजरात में कच्छ के रण में मिल जाती है। यह भारत की, कई बार क्वेश्चन में आया है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि जमीन में ही उसका विनाश हो जाता है, यानी कि जमीन में ही खत्म हो जाती है। तो जो लूनी नदी है वो अंतः प्रवाह यानी कि भूमि के अंदर बहने वाली नदी है, और ये अल्पकालिक नदी है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं नर्मदा के बारे में। यहाँ जो अमरकंटक है, अमरकंटक, यहाँ से 3 नदियां निकली हैं, सोन उत्तर की तरफ, नर्मदा पश्चिम की तरफ, और महानदी पूरब की तरफ। ये जो महानदी है ये अमरकंटक से निकली है, और अमरकंटक कहाँ है, दंडकारण्य। दंडकारण्य कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहां से जो नर्मदा है, नर्मदा से एक क्वेश्चन और बनता है, जब आगे चल के नर्मदा ये मध्य प्रदेश में जबलपुर में पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, जबलपुर में, तब ये ऊंचाई से गिरती है, ये ऊंचाई से गिरती है। जब ये ऊंचाई से गिरती है तब ये झरने का निर्माण करती है या फिर जलप्रपात का। तो उस जलप्रपात का नाम क्या है, धुआंधार। धुआंधार, अगर एग्जाम में आ जाए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है तो नर्मदा नदी। और कहाँ होता है, जबलपुर, मध्य प्रदेश, ठीक है। यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है। ये भ्रंश घाटी क्या होता है, मान लिया यहाँ पर ये बहुत पुराना कोई पठार है, कोई समतल स्थान है, अगर इसके जो ये आसपास के भाग है, ये बाहरी भाग ये उठ जाते हैं, तो इसके बीच से जो क्षेत्र होता है उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो इस बीच के क्षेत्र से ही ये नर्मदा नदी निकलती है। या इसके नीचे एक सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी, वहां जो एमपी में ही है ये, तो बैतूल जिले के जो मूल ताप्ती जगह है वहां से एक निकलती है ताप्ती नदी। ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि जो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं तो नर्मदा। अगर नर्मदा ऑप्शन में नहीं है तो ताप्ती, अगर दोनों हैं तो हम दोनों लगा देंगे, ठीक है। और ये अरब सागर में गिर जाती हैं। इन नदियों की एक और खासियत, ये नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्ट्री बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्ट्री। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एस्ट्री बनाने वाली नदियां कौन सी है तो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अब यहाँ पर एक नासिक में जगह है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक में जगह है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर
वहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं महानदी, महानदी। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, क्या बोलते हैं इसको? महानदी, महानदी। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, बृहद गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आया कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो महानदी को। ठीक है, ये सॉरी यहाँ गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, इसको बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा इसको बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी एक बात से और प्रसिद्ध है, यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम और खनिज संसाधन के लिए ये प्रसिद्ध है। और जो नासिक है, नासिक में कुंभ मेला भी भारत का लगता है। ठीक है, इसके नीचे है महाबलेश्वर पहाड़ी। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक नदियों के बारे में, ये जो भद्रावती है इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके नीचे त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर में एक नदी और निकलती है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी से एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो नागार्जुन बांध है वो किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे। श्रीशैलम बांध है वो किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। ठीक है, अब इसके नीचे एक और नदी निकलती है यहीं से, इसको बोलते हैं हम कावेरी, कावेरी। ठीक है, कावेरी से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं। यहाँ तो आ गया दक्षिण भारत की गंगा, अगर आ जाए क्वेश्चन में दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, तो कावेरी। ठीक है, और जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे है। ठीक है, कौन सा है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो फॉल है यानी जलप्रपात या झरना, तो वो कौन सा है? वो है जोग, जोग या गरसोप्पा, गरसोप्पा। ये कहाँ है? ये शरावती नदी पे है, शरावती नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और खाली आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो कहाँ है? वो शिव समुद्र, कावेरी नदी पे। ठीक है, तो हमने इन नदियों के, और इन नदी जो कावेरी नदी है इसकी सहायक नदी अमरावती। ठीक है, ये मेन सहायक नदी है अमरावती। और दूसरा यहाँ पे हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और बारामासी नदियों के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, और उनकी जो लंबाई है उनके बारे में पढ़ा, द्वीप के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने नदियों के जो मुख्य जो बिंदु हैं उनको हमने देखा। अब इसको गहराई से और समझने के लिए आप अपनी किताब में पढ़ें और वीडियो को 1 से 2 बार देखें, अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।